जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारी वर्णमाला की 8वीं क्लास है। हम वर्णमाला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम कर रहे थे वर्णों का वर्गीकरण, और पहला वर्गीकरण कर रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान की बात करें, जैसे कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, दांत है ना, इनके आधार पर हम क्या करेंगे? वर्णों का वर्गीकरण। क्वेश्चन आता है कि कंठ्य वर्ण कौन से हैं, दंत्य वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण है हमारा, एक बार हम लिखेंगे फिर हम अच्छे तरीके से समझेंगे। लिख लेना, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर हम कर रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण। ध्यान देना, आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान के मुख्य अंग कितने हैं, यानी मुख्य अंग अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है? मुख्य अंग कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। मुख्य अंग कितने होते हैं? 5। अब कौन कौन से होते हैं उनकी हम अभी चर्चा करेंगे ना। मुख्य अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। ध्यान देना, पहले हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे ना। ये क्या होते हैं भाई? आप कहेंगे सर ये तो फेफड़े होते हैं ना। ये क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ध्यान देना, आप कहेंगे सर हम हिंदी पढ़ रहे हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं? बिल्कुल हिंदी को कैसे पढ़ने वाले हैं? साइंस की तरह पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो फेफड़े होते हैं इनका क्या काम होता है? आप कहेंगे सर इनका जो काम होता है वो तो हमें पता है, हवा को बाहर लेना, अंदर लेना और हवा को बाहर निकालना। ये काम किसका होता है? फेफड़ों का होता है। ध्यान देना, तो फेफड़े एक काम करते हैं, हवा को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और वायु को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर फेफड़ों से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक कुछ यंत्र लगा हुआ है, उस यंत्र का नाम क्या है भाई? स्वर यंत्र। यानी हमारी मांसपेशियों से एक यंत्र बना हुआ है, उस यंत्र का नाम क्या है? स्वर यंत्र। आप कहेंगे सर इस स्वर यंत्र का काम क्या है? तो इस स्वर यंत्र का काम क्या होता है? आवाज को निकाल देना, यानी आवाज बनाना। आवाज बनाने का काम किसका? स्वर यंत्र का। यानी आवाज जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पे एक आवाज बन जाती है। कहाँ पे? स्वर यंत्र पर। आवाज को अभी तक पता नहीं है कि मैं कै हूँ, चै हूँ, टे हूँ, मैं हूँ, तय हूँ। अभी तक आवाज को पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आवाज है। जैसे गूंगा आवाज निकालता है ना, उस प्रकार की एक आवाज निकलती है। अब जैसे कै बोलना है, पै बोलना है, चै बोलना है, टे बोलना है, ये किसके काम है? हमारे मुख के विभिन्न जो अंग हैं उनके काम है। आप कहेंगे सर वो अंग कौन कौन से हैं? ध्यान देना, आवाज जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पे एक अंग रहता है जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम अपन देते हैं कंठ। क्या है? कंठ। हमारी जो जीभ है, जीभ क्या करती है? कंठ पे टच करती है, कंठ पे टच होती है और वहाँ से कंठ्य वर्णों का उच्चारण हो जाता है। आप कहेंगे सर कंठ्य वर्ण होते कौन से हैं? एक बार रुको, सब बताने वाला हूँ। एक बार आपको देखने हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। प्रत्येक बातें आपको समझ में आने वाली है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पे अंग कौन सा होता है? कंठ। यहाँ पे एक कोमल सा भाग है और उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तालु। यानी आवाज जैसे ही बाहर निकलती है, जैसे ध्यान देना, बांसुरी जो होती है, बांसुरी में हम आवाज देते हैं तो बांसुरी से सीधी सीधी क्या निकल जाती है? आवाज निकल जाती है। लेकिन गाना बजाने का काम किसका होता है? अंगुलियों का होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी तरह आवाज को वर्णों में चेंज करने का जो काम होता है इन अंगों का काम होता है ना। जैसे कंठ का है, तालु का है, मूर्धा का, ओष्ठ है, दंत है ना। तो ये हमारा क्या होता है भाई? तालु होता है। आगे यहाँ पे एक अंग आता है, तो आप कहेंगे सर ये वाला अंग कौन सा होता है? इसे अपन क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। क्लियर है मेरी बात? आप कहेंगे सर अभी तक तो क्लियर क्या है?
अभी तक तो आप सिर्फ और सिर्फ हमें अंग बता रहे हैं कि ये वाले अंग होते हैं। आगे हम आते हैं तो यहाँ पे बताइए कौन से अंग होते हैं। आप कहेंगे सर इनका तो हमें पता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दांत कहते हैं। और दांतों से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे कौन सा अंग होता है भाई, ओष्ठ होता है। कौन सा होता है, ओष्ठ। यानी मैंने आपके सामने ये जितने 5 अंग लिखे हैं यही मुख्य अंग होते हैं। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपसे मुख्य अंग पूछे जाते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और क्या हो जाते हैं, ओष्ठ हो जाते हैं। कुछ अन्य भी अंग हैं जिनके माध्यम से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। आप कहेंगे सर अन्य अंग कौन कौन से हो जाएंगे, देखना। हमारे मुख के अंदर यहाँ पे एक लटकता हुआ भाग मिलेगा जिसे अपन क्या कहते हैं, काकल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, काकल। और काकल को हम एक नाम और भी दे सकते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, अलीजीवा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अलीजीवा। अलीजीवा का मतलब होता है छोटी जीभ। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको ये लिखना है, मैं आपको एक बार अंग बता रहा हूँ कि ये वाले अंग है। अभी तक आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप अंग लिख सकते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हम कर रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण। मुख्य अंग 5, 1, 2, 3, 4, 5 अंगों को लिख लो। फिर अन्य अंग कौन कौन से हैं वो भी आप लिख सकते हैं। काकल जिसे अपन क्या कहते हैं, अलीजीवा कहते हैं। ध्यान देना, हमारे दांतों के पीछे का ये भाग है, ये क्या कहलाता है भाई, इसे अपन कहते हैं वर्तस्य। क्या कहते हैं भाई, वर्तस्य। सर ये वर्तस्य क्या होता है, वर्तस्य होता है मसूड़ा। क्या होता है भाई, मसूड़ा। और कौन सा अंग होता है, ध्यान देना, इसे अपन क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। ध्यान रख लेना भाई, इसे क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। तो कुछ नासिकीय वर्ण भी होते हैं, वर्तस्य वर्ण भी होते हैं, काकलीय वर्ण भी होते हैं जो अन्य अंग से क्या हो जाते हैं, उच्चरित हो जाते हैं। बताओ ये आपको क्या करना है, मुख्य अंग 5 लिख लिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। उसके बाद में अन्य अंग आपको लिखना है काकल, वर्तस्य और क्या लिखना है, नासिका। क्लियर है मेरी बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर किसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कंठ को। और पूछा जाता है कि कंठ्य वर्ण कौन से। तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखना, अब 1 नंबर आपको हेडिंग डालना है कि कंठ या फिर कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण कौन सा है और कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 नंबर पर लिख लेना भाई, कंठ। कंठ। और इनको क्या कहते हैं, कंठ्य ध्वनियां या फिर कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण। आप कहेंगे सर कंठ्य वर्ण होते कौन से हैं, तो ध्यान देना, यदि कोई आपसे पूछे कि कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं तो आपको कहना है सर ए, और क्या होता है, ए होता है और होता है आ। और इसके अलावा ये तो 2 स्वर हो गए जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। और कुछ व्यंजन भी होते हैं, कौन कौन से, जैसे बात करें कै की, जैसे बात करें ख की, जैसे बात करें ग की, और जैसे बात करें घ की, और जैसे बात करें अंगे की। किसकी बात करें भाई, अंगे की। ध्यान रख लेना, कै का जो 5वां होता है बिंदी साइड में लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका उच्चारण कैसे होगा, अड़े घर खाली नहीं, अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। देखो ए आ, और क्या हो जाएगा, क ख ग घ ज्ञ, और क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, विसर्ग की ध्वनि। ये सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ कहाँ पे टच करती है, कंठ पे टच करती है। यानी स्वरीय अंतर से जैसे ही आवाज निकलती है, आवाज को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, सिर्फ और सिर्फ आवाज है ना। और उस आवाज जैसे ही निकलती है, आवाज को कै बोलने का काम, ख बोलने का, ग बोलने का, घ बोलने का, अंग, ह, विसर्ग, ए और आ बोलने का काम किसका होता है, कंठ का होता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण कौन सा है, तो इनमें से कोई आपको एक मिल जाएगा। आपको टिक करके क्या भर देना है भाई, गोला भर देना है। बताओ बात समझ में आई क्या। देखिए इसको आसान बनाते हैं ना, आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कंठ या फिर कंठ्य वर्ण कौन से हैं, तो आपको कहना है अकह। आपको क्या कहना है, अकह, विसर्ग, और क्या कहना है, कंठ कहना है। क्या कहना है, कंठ। ध्यान देना, आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे पूछे कि कंठ्य वर्ण बताओ, तो आपको कहना है सर अकह विसर्ग कंठ। अकह विसर्ग कंठ कहते ही आपको कंठ्य वर्ण याद हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे याद हो जाएंगे, तो ध्यान देना, जैसे ही आपने याद कर लिया अकह विसर्ग कंठ, तो ध्यान देना भाई
ए का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर इस ए का मतलब क्या हुआ? तो इस ए का मतलब क्या होता है? ए और आ दोनों। इस ए का मतलब क्या हो गया? ए और आ दोनों। क्लियर है मेरी बात? आप कहेंगे सर इस कै का मतलब क्या हुआ? तो इस कै का मतलब हो गया कै वर्ग। क्या हो गया भाई? कै वर्ग। अब कै वर्ग पूरा क्या हो गया? कै वर्ग क्या होता है? मैंने आपको बताया था कै वर्ग का मतलब कै, ख, ग, घ और अंग, ये पांचों किसके सदस्य होते हैं? कै वर्ग के होते हैं, है ना। तो ए का मतलब हो गया ए और आ दोनों, कै का मतलब हो गया कै वर्ग, और इस है का मतलब क्या हो गया? है का मतलब है हो गया, और विसर्ग का मतलब क्या हो गया? विसर्ग, और कंठ का मतलब हो गया, ये सारे के सारे कंठ्य ध्वनियां हैं, कंठ्य वर्ण। बताओ बात आपको याद हुई कि नहीं हुई? यदि कोई आपसे पूछे कि कंठ्य वर्ण बताओ, तो आपको कहना है अकह विसर्ग कंठ। क्या कहना है? अकह विसर्ग कंठ। ए का मतलब हो गया ए और आ दोनों, कै का मतलब हो गया कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब कै, ख, ग, घ, अंग, है का मतलब हो गया है, और विसर्ग का मतलब क्या हो गया? विसर्ग। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ध्यान देना, एक नोट और लिख लेना, एक नोट लिख लेना है। आप कहेंगे सर कैसा नोट लिखना है? तो नोट में आपको लिखना है एकमात्र। है जो होता है एकमात्र अलिजीव्य वर्ण। कैसा वर्ण है भाई? अलिजीव्य। अलिजीव्य का मतलब क्या होता है? अलिजीव्य का मतलब होता है छोटी जीभ, यानी मुंह में एक लटकता हुआ भाग आपको दिखाई देता है, वहां से उच्चारण किसका होता है का उच्चारण होता है। तो है एकमात्र क्या है? अलिजीव्य, या फिर जिसको अपन क्या कह सकते हैं? काकल्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है भाई? काकल्य। तो है एकमात्र अलिजीव्य तथा क्या कहलाएगा? काकल्य वर्ण कहलाएगा। और ध्यान रखना, है के बारे में एक बात और लिखनी है के उच्चारण में, है के उच्चारण में वायु स्वर यंत्र पर आघात करती है। वायु स्वर यंत्र पर आघात करती है। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि है के उच्चारण में वायु कहां पर आघात करती है? स्वर यंत्र। हाँ, ऐसा पूछा गया है कि किस वर्ण के उच्चारण में हमारी जो वायु होती है, हवा जो होती है, स्वर यंत्र पर आघात करती है, स्वर यंत्र पर चोट करती है। तो ध्यान देना, है के उच्चारण में वायु कहां पर आघात करती है? स्वर यंत्र पर आघात करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ध्यान देना, है एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण मुंह के अंदर एक लटकता हुआ भाग आपको दिखाई देगा, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? अलिजीवा, और उसको क्या कहते हैं? काकल कहते हैं। तो है का उच्चारण कहां से होता है? अलिजीवा और काकल से होता है। तो है को क्या कहते हैं? अलिजीव्य वर्ण तथा काकल्य वर्ण कहते हैं। और इसके उच्चारण में वायु कहां पे आघात करती है? स्वर यंत्र पर आघात करती है। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। आज की क्लास में हमने देखा है, हम कर रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण, और पहला वर्गीकरण कर रहे हैं हम किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। और हमने देखा कि कंठ्य वर्ण, आपको कहना सर कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं? तो आपको कहना है अकह विसर्ग कंठ। क्या कहना है? अकह विसर्ग कंठ। बोलो मेरे साथ, अकह विसर्ग कंठ। क्या बोलना है? अकह विसर्ग कंठ। ए का मतलब ए और आ दोनों, कै का मतलब कै वर्ग, है का मतलब है, और विसर्ग का मतलब हो गया विसर्ग। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंठीय ध्वनियां कहलाएंगी। बताओ बात समझ में आ गई? और है के बारे में ये बात जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आशा करता हूँ साथ साथ में आप लिख भी रहे होंगे। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कंठ्य वर्ण क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको 2 नंबर पर लिखना है, तालव्य वर्ण। कैसे वर्ण भाई? तालव्य वर्ण, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा जो होती है, हमारी जीभ तालु पे जाकर के टच करती है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य। यानी तालु से उच्चरित ध्वनियां क्या कहलाती है? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान देना, तो तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? आपको कहना सर एक तो ई है छोटी, और एक बड़ी ई है, और च, छ, ज, झ और ये, और क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ और ये, और क्या हो जाएगा? र, और ये वाला स षटकोण जिसे अपन कहते हैं ना। तो ये वाला स क्या हो जाएगा? सॉरी, ये वाला स नहीं भाई, स शंकर वाला। कौन सा? र भी नहीं होगा, ये और स।
य और क्या हो जाएगा स। ये क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आपको कहना है सर ई और ई दोनों च छ ज झ य यानी च वर्ग पूरा य और से, ये क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से तालु से उच्चरित ध्वनि कौन सी है? तो ध्यान देना, इनमें से कोई आपको एक मिल जाएगा और आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है और प्यारा सा क्या भर देना है? गोला भर देना है। आप कहेंगे सर इनको भी याद करेंगे क्या? बिल्कुल, इनको भी हम क्या करेंगे? याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जब भी कोई आपसे पूछे कि तालव्य वर्ण बताओ तो आपको कहना है सर ईच यस तालु। क्या कहना है? ईच यस तालु। आप कहेंगे सर जैसे ही हमने कहा ईच यस तालु, क्या हमें तालव्य वर्ण याद हो चुके हैं? बिल्कुल, आपको तालव्य वर्ण याद हो चुके हैं। कैसे याद हो चुके हैं? ध्यान देना। आप कहेंगे सर ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया ई और ई दोनों। क्लियर है मेरी बात? ई का मतलब हो गया ई और ई दोनों, और इस च का मतलब क्या हो गया? च वर्ग। अब बताओ च वर्ग का मतलब क्या हुआ? और वही जो क वर्ग का मतलब था। क वर्ग में 5 सदस्य आ रहे थे, च वर्ग में भी कितने सदस्य आएंगे? 5 सदस्य। च छ ज झ य यानी च वाली सारी लाइन आ जाएगी, पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। और क्या हो जाएगा? इस ये का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी और ये स भी। और इस तालु का मतलब क्या हो गया? ये सारी की सारी ध्वनियाँ क्या हो जाएगी? तालव्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी आपसे पूछे कि तालव्य वर्ण बताओ तो आपको कहना है सर ईचयस तालु। क्या कहना है? ईचयस तालु। कहेगा ईचयस तालु का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब ई और ई, च का मतलब च वर्ग, च वर्ग का मतलब च छ ज झ य और से क्या हो जाएंगे? तालव्य वर्ण हो जाएंगे। तो आपको यहाँ तक लेना है स्क्रीनशॉट, इनको साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं। चलो भाई, ये तालव्य वर्ण भी आपके क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। ध्यान देना, मैं फिर से दोहरान करवा रहा हूं। मैंने अभी तक आपको 2 मंत्र दिए हैं, अकह विसर्ग कंठ और ईचयस तालु। अकह विसर्ग कंठ और ईचयस तालु। अकह विसर्ग कंठ और ईचयस तालु। अकह विसर्ग कंठ का मतलब ए और आ दोनों, कै वर्ग और विसर्ग और है, ये क्या हो जाएंगे? कंठ्य वर्ण हो जाएंगे। ईचयस तालु का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर ई और ई, च छ ज ज य और य और से क्या कहलाएंगे? तालव्य वर्ण कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये भी आपका कंप्लीट है। आगे 3 नंबर लिखिएगा। चलो भाई, लिखिएगा मूर्धन्य वर्ण। कौन से भाई? मूर्धन्य वर्ण। यानी जीभ कहाँ पे टच करती है? मूर्धा पे जाकर के टच करती है ना। टच करती है कि नहीं करती है? सर हम उच्चारण करके देखें क्या? बिल्कुल, आपको क्या नहीं करना है? उच्चारण करके नहीं देखना है आपको। तो मैं कहता हूँ इतनी बात आप याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन हिंदी के अंदर आपका गलत नहीं होने वाला है ना। आपको ध्यान रखना है अकह विसर्ग कंठ, वहाँ पे आप उच्चारण करके देखेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर ये 3 4 5 आपको मंत्र याद है तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन हमारा एक भी गलत नहीं होगा। ध्यान देना, मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो ध्यान देना भाई, एक तो होता है री, एक होता है ट, ठ, ड, ढ और क्या होता है? ण। और क्या रहेगा? र और क्या रहेगा? श। ये क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जीभ कहाँ पे टच करती है? मूर्धा वाले भाग। अब मूर्धा कौन सा भाग है वो मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया कि मूर्धा किसे कहते हैं। क्लियर है? जीभ कहाँ पे जा करके टच करती है? मूर्धा वाले भाग में जा करके टच करती है। आप कहेंगे सर हमें तो याद करवा दो ना, जैसे आपने कंठ्य वर्ण याद करवाए कि अकह विसर्ग कंठ ईचयस तालु। सर आप तो इनका बार बार उच्चारण कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बार बार इसलिए उच्चारण कर रहा हूं ताकि प्रत्येक बात आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए ना। दोबारा आपको 2 बार क्लास, एक बार क्लास देखने के बाद में आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े, दोबारा आपको किताब भी, आपको जो अपना नोटबुक है वो उठाने की आवश्यकता पड़े, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और से क्या होते हैं? मूर्धन्य वर्ण। इनको देखिए, याद करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि मूर्धन्य वर्ण बताओ तो आपको कहना है सर रीट रस मूर्धा। क्या कहना है? रीट रस मूर्धा। और पूछा जाएगा रीट रस मूर्धा का मतलब क्या हुआ? भाई रीट रस मूर्धा का मतलब क्या हुआ? रीट रस मूर्धा का मतलब बताते जाओ। तो ध्यान देना, इस री का मतलब हो गया री, इस री का मतलब क्या हो गया? री।
तो इस टे का मतलब क्या हो गया, टे वर्ग कंप्लीट। टे वर्ग कंप्लीट का मतलब है टे ठे डे ढ, टे वाली पूरी लाइन। क्लियर है मेरी बात। और इस रे का मतलब क्या हुआ, रे। इस से का मतलब क्या हो गया, से। और आपको कहना सर ये सभी क्या कहलाएंगे, मूर्धा का मतलब हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। कोई भी आपसे पूछे कि मूर्धन्य वर्ण, क्वेश्चन ऐसे आएगा मूर्धन्य वर्ण, जैसे मूर्धन्य नाम आए आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए रीटरस मूर्धा। क्या आना चाहिए, रीटरस मूर्धा। रीटरस मूर्धा का मतलब क्या हुआ, री टे वर्ग पूरा र और श षटकोण क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण। हाँ इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये जो स मैंने शंकर वाला लिखा था क्या होता है, तालव्य सकार होता है। क्या होता है, तालव्य सकार। और ये कौन सा होता है, मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य स होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ में आ चुकी है। एक नोट लिख लेना, साथ साथ में नोट लिखिएगा, रे एकमात्र, रे एकमात्र प्रकंपित तथा लुंठित वर्ण है। कैसा वर्ण है भाई, रे एकमात्र क्या है, प्रकंपित तथा लुंठित वर्ण है। यानी प्रकंपित का मतलब है रे के उच्चारण में जीभ क्या करती है, कंपन करती है, रे। और आप कहेंगे सर लुंठित का मतलब होता है जीभ लूंठी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है ना। रे का जैसे ही आप उच्चारण करते हैं तो जीभ कैसी हो जाती है, इस प्रकार से टेढ़ी हो जाती है, लूंठी हो जाती है। तो ध्यान देना, रे एकमात्र क्या है, प्रकंपित तथा क्या कहलाएगा, लुंठित वर्ण कहलाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बार लिखना विखना छोड़ो, मैं फिर से दोहरान करवा रहा हूँ। आप कहेंगे सर हम कर रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण। किसका कर रहे हैं, वर्णों का वर्गीकरण। यदि कोई आपसे पूछे कि हमें कंठीय ध्वनियां बताओ तो आपको कहना है अकह विसर्ग कंठ। आपको क्या कहना है, अकह विसर्ग कंठ। कोई पूछे आपसे कि हमें तालव्य ध्वनियां बताओ तो आपको कहना है ईचेस तालु। क्या कहना है, ईचेस तालु। यदि कोई आपसे पूछे कि हमें मूर्धन्य वर्ण बताओ तो आपको कहना है रीटरस मूर्धा। क्या कहना है, रीटरस मूर्धा। रीटरस मूर्धा का मतलब क्या हुआ, ये री हो गया, टे वर्ग पूरा हो गया, रे हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स षटकोण हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अकह विसर्ग कंठ ईचेस तालु रीटरस मूर्धा, अकह विसर्ग कंठ ईचेस तालु रीटरस मूर्धा। यानी 3 मंत्र के अंदर ये जो तीनों अंग हैं आपको क्या हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो चुके हैं। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान देना, आप कहेंगे सर जैसे ही हमने टे वर्ग को खोला, जैसे ही हमने टे वर्ग को खोला तो हमारे सामने डे भी आता है और हमारे सामने क्या आता है, ढे भी आता है। लेकिन सर ये क्या होते हैं, जिनके नीचे ये क्या लगा हुआ होता है, उच्छिप्त चिन्ह लगा होता है। क्या लगा हुआ होता है, उच्छिप्त चिन्ह। मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी वर्णमाला में, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी भाषा में वर्णों के ऊपर 4 प्रकार से बिंदियां लगाई जाती है, 4 जगह बिंदियां लगाई जाती है। बिंदियां ना, आप कहेंगे सर किस किस जगह लगाई जाती है, तो ध्यान देना, जैसे कोई भी वर्ण है उसके ऊपर यदि बिंदी लगाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुस्वार। ऊपर लगने वाली बिंदी क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। आप कहेंगे सर एक बिंदी कहाँ पे लगती है, साइड में लगती है, इसे हम क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पंचमा अक्षर चिन्ह, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लगती है, कै का जो 5वां होता है उसके लगती है। कै का जो 5वां होता है ना उसके लगती है, आपको कहना है सर, और इसे हम क्या कहेंगे, पंचमा अक्षर चिन्ह कहेंगे। और ध्यान देना, एक बिंदी कहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है। इस बिंदी का क्या नाम है, आपको कहना है सर इस बिंदी को हम कहेंगे उच्छिप्त चिन्ह। कैसा चिन्ह कहेंगे भाई, उच्छिप्त चिन्ह। और जो उच्छिप्त चिन्ह किनके लगता है, सिर्फ और सिर्फ डे के नीचे और ढे के नीचे ये जो चिन्ह लगता है ये क्या कहलाएगा, उच्छिप्त चिन्ह कहलाएगा। ध्यान देना, एक बिंदी यहाँ पे लगती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे अपन कहेंगे नुक्ता। क्या कहेंगे भाई, नुक्ता कहेंगे। ये कब लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ अरबी, फारसी और विदेशी शब्दों के अंदर लगता है। तो ध्यान देना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के ऊपर कितनी जगह बिंदियाँ लगती है, 4 जगह बिंदियाँ लगती है। एक तो अनुस्वार, जो स्वरों के ऊपर लगा सकते हैं, व्यंजनों के ऊपर कभी भी जो है अनुस्वार नहीं लगता है। ये जो अनुस्वार लगता है वो किसके साथ में लगता है, हमेशा स्वर के साथ में लगता है। तो ध्यान देना, ये ऊपर वाली बिंदी अनुस्वार कहलाएगी, और जो साइड में लगती है बिंदी
वो क्या कहलाएगी भाई, पंचमा अक्षर चिन्ह कहलाएगी। और जो नीचे दो बिंदियां लगती है ना, नीचे कितनी बिंदियां लगती है, सिर्फ और सिर्फ डे और ढे के नीचे, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अड़े और अढ़े। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे पूछा ये क्या है रे, आप कहेंगे सर ये तो डे है। मैंने आपसे पूछा ये क्या है, ये डे है। मैंने यहाँ पे यदि बिंदी लगा दी और मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आप कहेंगे सर ये अंग है, जिसे अपन ग भी कह सकते हैं, क ख ग ग अंग, है ना, तो ये अंग है। मैंने बिंदी को यहाँ से हटाया और बिंदी को कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो आप कहेंगे सर डे और ढे के नीचे जैसे ये बिंदी आ जाती है तो इनके आगे ए का उच्चारण कर दो। किसका उच्चारण कर दो, ए का उच्चारण कर दो। उच्चारण करो अड़े अढ़े, तो इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, अड़े, और इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, अढ़े। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं। आप कहेंगे सर ये है डे और मैंने बिंदी यहाँ पे लगा दी, ये है अंग, और मैंने बिंदी कहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, अड़े। क्या बन जाएगा, अड़े। ध्यान देना, मैंने यदि ऐसे लिख दिया पेड़, मैंने यदि पेड़ ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बन गया पेंग, है ना, अंग, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, पेंग। यदि मैंने पेड़ ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, पेड़। क्या बन जाएगा, पेड़। और हमें इसका उच्चारण कैसे करना है, पेड़, अड़ अड़। तो आपको कहना सर बिंदी कहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। मैंने कहा इसका उच्चारण करो रे, आप कहेंगे सर पेड़, ड डमरू वाला। मैंने कहा बिंदी यहाँ पे लगा दी तो क्या हो जाएगा, पेंग। आप कहेंगे सर अब नाक से उच्चारण हो रहा है, पेड़ अभी तक नहीं लिखा गया। आप कहेंगे सर डे के नीचे यदि बिंदी लगा देते हैं तो फिर इसका अड़े उच्चारण होता है, पेड़, है ना, तो इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, अढ़, है ना। तो ये ध्यान देना है, जब भी इसका और इसका उच्चारण करना है, डे और ढे के आगे ए लगा दो, अड़े अढ़े। तो इन चिन्ह को क्या कहते हैं, आपको कहना है सर इन चिन्हों को क्या कहते हैं, उच्छिप्त चिन्ह कहते हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे नुक्ता के भी हम चर्चा करने वाले हैं कि नुक्ता क्या होता है, कहाँ पे लगता है, किन किन वर्णों के नीचे लगता है, वो सब आगे की चर्चाएं हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। आप कहेंगे सर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बात समझ में आ चुकी है। तो ध्यान देना, हम चर्चा कर रहे हैं कि ड और ढ, अड़े और अढ़े, ये क्या अलग अलग होते हैं क्या। तो ध्यान देना, इन दोनों को हम मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, आपको कहना सर इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। तो आप कहेंगे सर इनको क्या कहेंगे, इनको भी हम क्या कहने वाले हैं, मूर्धन्य वर्ण। इनका भी उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। दोनों के अंदर एक समानता है, ये मूर्धन्य है और ये भी क्या कहलाएगा, मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात। ध्यान देना, आपको इनके अन्य नाम जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आपको कहना है सर अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अन्य नाम लिखिएगा, इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। डे और ढे के नीचे अगर बिंदी लगी हुई है तो उसको कहते हैं उच्छिप्त वर्ण। इस बिंदी को कहते हैं उच्छिप्त चिन्ह, और ये वर्ण कौन सा हो जाएगा, उच्छिप्त वर्ण हो जाएगा। आप कहेंगे सर उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, उच्छिप्त का मतलब होता है उछला हुआ, है ना, यानी फेंका हुआ, है ना, उछला हुआ, या फिर क्या कहते हैं, फेंका हुआ। तो इनके उच्चारण में जीभ हमारी क्या हो जाती है, उछलती है, अड़े अढ़े, यानी जीभ को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। इसको नहीं, इन दोनों को कहते हैं, अड़े को और अढ़े को, जिनके नीचे क्या लगी होनी चाहिए, ये बिंदी लगी हुई होनी चाहिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ध्यान देना, इन दोनों को अपन कहते हैं ताड़न जात। क्या कहते हैं भाई, ताड़न जात। ताड़न जात का मतलब आवाज तड़ाक जैसी आती है, अड़े अढ़े। बताओ आवाज कैसी आती है, तड़ाक जैसी। आ रही है कि नहीं आ रही। आपको कहना सर इनको हम क्या कहेंगे, ताड़न जात भी कहेंगे। ध्यान देना, इनको हम कहते हैं द्विगुण। क्या कहते हैं, द्विगुण, या फिर क्या कहते हैं, द्वितो गुण, द्वितो गुण या फिर द्वितो गुणी। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं इनके नाम। सर द्विगुण का मतलब क्या हुआ, यानी इनके उच्चारण में जीभ दो बार टच करती है। पहले तो ऊपर मूर्धा पे टच करती है ना, फिर और जीभ नीचे पटकती है, जीभ नीचे गिरती है। आपको कहना है सर दो बार टच होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विगुण, और क्या कहते हैं, द्वितो गुण कहते हैं। तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम इनके नाम है, ताड़न जात हैं, उच्छिप्त वर्ण है, द्विगुण है, द्वितो गुण है, और द्विस्पृष्ट, यानी जीभ कितने बार स्पष्ट करती है, दो बार स्पष्ट करती है, तो द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई,
चलो, अब आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें समस्या कहाँ पे आती है कि ये बिंदी कहाँ पे लगानी चाहिए या फिर बिंदी कहाँ पे हमें नहीं लगानी चाहिए। ध्यान देना, आप कहेंगे सर हमें समस्या कहाँ पे आती है कि हमें तो समस्या यहाँ पे आती है कि कहाँ पे हमें डे को ऐसे लिखना चाहिए और कहाँ पे इस प्रकार की हमें बिंदी लगानी चाहिए। बताओ ये समस्या आती है कि नहीं आती है? इसका भी हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज के बाद आपका ये जो है डाउट कभी भी नहीं रहने वाला है कि हमें बिंदी कहाँ पे लगानी चाहिए और कहाँ पे नहीं लगानी चाहिए ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है बाढ़, क्या लिखा है बाढ़, और आप मैंने जैसे ऐसे लिख दिया बाढ़, और मैंने कहा कौन सा शुद्ध है, मैंने आपसे पूछ लिया कि कौन सा शुद्ध है। आप कहेंगे सर हमें तो नॉलेज अभी तक नहीं है ना कि कहाँ पे हमें ये बिंदी लगानी चाहिए या फिर कहाँ पे बिंदी हमें नहीं लगानी चाहिए। आप कहेंगे सर हमें कब पता चलेगा, है ना भाई, ये वाली तो बहुत बड़ी समस्या हुई ना। आप कहेंगे सर हमें कब पता चलेगा, तो मैं कहता हूँ इसकी जानकारी के लिए आपको करना पड़ेगा एक दिन का वेट, नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।